बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंसाफ डिजिटल। सर, गुजरांवाला से बिलाल इजाज़ विरक को भी हरवा दिया गया। वही बात जो आपने कहा था कि 10 से 15 जो है वो हल्के ये नून लीग को दिए जाएंगे, फरमाइश है शहबाज शरीफ साहब की। मैंने ये अर्ज़ किया था, वो शहबाज शरीफ साहब की भी फरमाइश थी और इस निज़ाम की या ये जो कुछ मेला सजाया गया है इसका भी तकाजा था कि 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए। और 2/3 मेजॉरिटी के बाद कौन सा सांप निकालना है, किस पटारी से क्या निकालना है और फिर वो कितना देर पा होगा किसी को अंदाज़ा नहीं है। और ऐसे वक्त में जब पहले ही पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इस जो इर्ताश फैला हुआ है, इसकी लहरें, इसकी वेव्स महसूस की जा सकती हैं, तो ऐसे में अब मज़ीद इस मजाक को जारी रखना जो है वो नमकपाशी भी है ज़ख्मों पे और इस कौम के साथ मजाक भी है। और देखो कितनी और किसी को एहसास तक नहीं है, किसी को एहसास तक नहीं है। मतलब हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ तो बिल्कुल वही है कि किसी को साने का एहसास तक नहीं है। ये सारा कुछ करने वाले जो बड़ी सरकार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, वो रूस तशरीफ़ ले गए, ठीक है, और गालिबन हफ्ते 10 दिन के लिए चले गए और वहाँ पर वो गुमान ये है कि वो शायद ऑब्जर्वर के तौर पे गए हैं। अच्छा मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि चलो यार, अगर वो वैसे व्लादिमीर पुतिन से कहना चाहिए कि भाईजान अगर आपने इनको बुलाया है, इतनी बड़ी हस्ती को अपने इलेक्शन में बुलाया है ऑब्जर्वर के तौर पे, तो लगे हाथों इनसे अपना इलेक्शन ही करवा ले। इनको तो अब ये पूरी दुनिया में ये मुस्तरद तरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए माशाल्लाह, इतनी सलाहियत के मालिक कि फॉर्म 47, 45 इनके बाएं हाथ का खेल है। तो एक ये इजाज़ बिलाल फिर क्या है, अभी तो मज़ीद जितने मैंने कहे थे उतनी सीटों पे हाथ साफ किए जाएंगे। और आप देखो कि दूसरी तरफ यहाँ पे कितनी जल्दी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमिश्नर हरकत में आया है और जहाँ पे तमाम तर धांधली करने के बावजूद, झुरलू फेरने के बावजूद जो है वो मुखालिफिन PTI के जो है वो सिर्फ चंद 100 वोटों से जीत पाए थे। वहाँ पे नहीं हल्का, मतलब आपके जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जी उनकी जो लीड है वो सिर्फ 104 वोटों की है, ठीक है। वहाँ पे दरखास्तें दी हुई हैं कि जनाब ये खोला जाए, रिकाउंटिंग की दरखास्त है, वहाँ पे रिकाउंटिंग नहीं करनी। और यहाँ पे जहाँ पे 10-10, 20-20 हज़ार वोटों से PTI जीती हुई है, वहाँ अब ये मेरा ख्याल है कि ये जिस हल्के का आप जिक्र कर रहे हैं गुजरांवाले का, एक तो दोहरा फ़ायदा हो जाएगा ना, गुजरांवाला में इनको नुमाइंदगी मिल जाएगी जहाँ पे बुरी तरह जूते खाए हैं इन लोगों ने, तो वो वहाँ पे अब ये करेंगे कि 10-12 यानी 10,000 वोटों का फ़र्क डाल दिया, 7-7.5 हज़ार वोटों से जीते थे, अब 3,000 साढ़े 3,000 से जितवा दिया। तो ज़रा भी शर्म महसूस नहीं हो रही कि किस रास्ते पे चल पड़े हैं और इसका अंजाम क्या होगा। बहुत संजीदगी के साथ सोचने की बात यह है, यही तो ये संजीदगी नाम की चीज़ है जो इस वक्त बुरी तरह लैग कर रही है इदारों में, कि मतलब हम इस मुल्क को किस जगह पे लेके आ गए हैं। क्या यहाँ से वापसी मुमकिन है? पूरा निज़ाम जैसे मैंने अर्ज़ किया था टूट के बिखर नहीं रहा, किरची किरची हो रहा है, किरची किरची हो रहा है और ये किरचियाँ समेटने में दहाइयाँ लग जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, 3.25 करोड़ रुपए के गाड़ी के टायर चेंज हो रहे हैं, कभी कोई गाड़ी देखी? मैंने तो नहीं देखी सर, आप बड़े लोग हैं, मैंने 3.25 करोड़ की कभी गाड़ी नहीं देखी। मेरे पास कोई नहीं है 3.25 करोड़। आपकी तो किस्तें भी शॉर्ट है अभी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़े ही अफसोस की बात है। ज़्यादा अफसोस इस बात का नहीं है कि 3.25 करोड़ रुपए के टायर ख़रीदे जा रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की बुलेट प्रूफ गाड़ी के, बल्कि जिस तरह से इस बात को कवर किया जा रहा है ना, वो ज़्यादा अफसोसनाक है, वो बहुत अफसोसनाक है। इसका एक तरीका ये था कि आपने 3.25 करोड़ के टायर ख़रीदे हैं, उसको आप या तो क्योंकि हालात ऐसे हैं ना, एक तरफ आप आटा तकसीम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ यानी लोगों के आवाम के हालात ये हैं कि बिल्कुल यानी आप कौमी ख़जाना खोलते हैं तो अंदर से वही आवाज़ें आती हैं जो गैस ना हो तो चूल्हे में से आती हैं, ठीक है। अब आप इन हालात में अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए 3.25 करोड़ रुपए के टायर और मैचिंग पोशिश
और वो फुट से वो जो नीचे होता है वो आप ख़रीदने की बात कर रही हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको जो कवर किया जा रहा है जी सिक्योरिटी रीजंस हैं। ओ बाबा, सिक्योरिटी रीजंस का 3.25 करोड़ रुपए के टायरों से क्या ताल्लुक है? आप इस मौके पे अगर आपको अपनी जेब से भी 3.25 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते तो कर देते, लेकिन आप मीडिया तक ये खबर ना जाने देते। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों को इस वक्त ये ताकत के नशे में इतने बेहाल हो चुके हैं, इतने बदमस्त हो चुके हैं सारे लोग कि इनको अवाम के सेंटिमेंट्स का एहसास ही नहीं है कि अवाम क्या सोचती है, भाड़ में जाए। अब बिल्कुल ये देखो ना, एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि आटे का देख लो क्या हाल है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी हम यानी रिलीफ पैकेज के नाम पे आटा जो दिया जा रहा है उस पे लोग गलियों में सड़कों पे निकल आए हैं कि ये जानवरों के खाने वाला आटा नहीं है जो आप हमें दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप 3.25 करोड़ रुपए के अपनी गाड़ियों के टायर हैं। तो लोगों को ये ठीक है, मैं कह रहा हूँ लोगों को ये हजम नहीं होगा, ये दुरुस्त है बात कि इन बातों को अगर तरक्की के रास्ते पे आप गामजन हैं तो फिर आपको इन बातों को माइंड नहीं करना चाहिए। ठीक, मैं तो इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ, मुझे इस बात पे कोई इतराज़ नहीं है कि अगर वो हेलीकॉप्टर से अपने दफ्तर तशरीफ़ ले जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, इसमें कोई अयाशी नहीं है, ठीक है। अब वो अवाम, उनका प्रोटोकॉल है, हिफाजत भी है, सिक्योरिटी भी है, लेकिन जिस अंदाज में इसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है ना, आज़मा बुखारी साहिबा और कुछ एंकर्स कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है, ये है वो है, वो बहुत अफसोस की बात है। और मुझे उससे वाक़अतन अब ये लोग ना, आप यकीन करो कभी ऐसी कोई मतलब शरारत कह लो या कोई इस तरह की बेहुदा हरकत अभी होती नहीं है नून लीग वालों से, तो उसकी ये जवाबी स्टोरी तैयार रखते हैं, उसके लिए ये जवाब पहले से घड़ के रखते हैं। और वो जवाब इतना बेहुदा होता है कि सिवाय हंसी के आपके चेहरे पे कुछ नहीं आता। मतलब बहुत अफसोस होता है वो। बल्कि वो आपको याद है ना कि एक बंदा, वो जो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे नींद आ रही है, लेकिन जब तक आप मुझे कोई स्टोरी सुनाएंगी ना तो उस वक्त तक मुझे नींद आए, मैं सोऊंगा नहीं। तो माँ बार बार कहती है सो जा बेटा, सो जा सो जा सो जा। कहता है, बच्चा कहता है नहीं मुझे कोई स्टोरी सुनाए। कहता है चल, माँ कहती है चलो 1:30 बज गया, देखो अब्बा तेरा अभी तक घर नहीं आया। जैसे ही घर आएगा मैं उससे पूछूंगी कि इतनी देर से घर क्यों आए हो, फिर उससे तुम स्टोरी पे स्टोरी सुन लेना, स्टोरी पे स्टोरी सुन लेना। तो इनके पास भी स्टोरी पे स्टोरी है, स्टोरी पे स्टोरी है कि कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और आपस में आपके बयान भी आप मिलते जुलते नहीं है। कम से कम जवाब तो एक जैसा बनाएं, या माफी मांग लें या वापस ले लें आप ऑर्डर अपना, ये काम तो ना करें ना सर। ये गाड़ियां खा गए टायर क्या चीज़ है? ऐसा ये नून लीग के अंदर जो खिचड़ी पक रही है, अब आपको नहीं लगता कि हम बहुत पहले से इस जानिब इशारा कर चुके हैं? आपको याद है ना, सबसे पहले हमने ये बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने इसको ठंडे पेटों हजम नहीं किया कि जिस तरह से दूध में से मक्खी निकालते हैं, जी जी उस तरह मलाई में से मक्खी या दूध में से मक्खी यूं फेंक दिया गया है ना नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को अपनी इस अहानत का, अपनी इस बेइज्जती का बहुत एहसास है। आज उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ भी इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए ये बात डिस्कस की है। और आपको ये ख़बर भी देता चलूँ कि आने वाले दिनों में आप नवाज शरीफ साहब की तरफ से रिटेलिएशन भी देखेंगे। इस सारे जो जिस तरह से उनके साथ सलूक रवा रखा गया है, इसका जवाब भी सुनेंगे। अब वो थोड़े से सब्र के बाहर हो रहे हैं, उनका जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज़ हो रहा है। तो 2-3 मोटी मोटी आपको बातें बताऊं। एक तो वो इस जानिब भी पेशरफ्त करेंगे कि अपने जानशीन के तौर पे अब वो मरियम नवाज़ साहिबा से ज़्यादा हुसैन नवाज़ को शायद प्रेफर करने लगे। अच्छा, हाँ, ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हुसैन नवाज़ साहब को एक्टिव करेंगे अगर वो यहाँ रहना मंजूर कर लें तो। और दूसरा ये है कि उन्होंने अपनी इस बेइत्मीनानी का जो कुछ हो रहा है नून लीग के साथ, इस हवाले से नवाज़ शरीफ साहब ने अपने 3 करीबी जो रफ़ाका हैं, एक तो मैं नाम ले लेता हूँ, एक तो परवेज़ रशीद साहब, दूसरा इसहाक डार साहब और तीसरा उनके मुआलिज डॉक्टर अदनान साहब, ठीक है। इन तीनों के साथ अपने दिल का हाल भी बयान किया है कि मैं इस सारी सूरत हाल पर बहुत मुस्तरब हूँ।
शहबाज शरीफ साहब के करीबी साथी ने उनसे कहा है कि फ़िलहाल वो अब लूडो फाड़ने वाला बयान ना दें, तो अचानक उन्होंने गुस्से के आलम में कहा है कि पकाना पाटण वाला जे तुहानू पता है। अच्छा, गुस्से के आलम में कहा है पकाना पाटण वाला जे तुहानू पता है, गुब्बारा किसी वक्त भी फट सकता है। अब ये उन्होंने अपने बारे में कहा है कि मेरा गुब्बारा यानी मैं फट जाऊंगा, मैं बस्ट करूंगा, मैं रिटेलिएट करूंगा, या जो नून लीग ने मेला सजाया है इसके बारे में कहा है, ये मैं यकीन से नहीं कह सकता। लेकिन ये इन वर्बैटम उनके अल्फाज हैं नवाज शरीफ साहब के कि पकाना पाटन लगा जाए। और मेरी इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब जल्द ही इस सिस्टम से जो है, जो कुछ हो रहा है इससे अपने आप को दूर करके, अब दूर तो कर ही लिया हुआ है, वो इसका जवाब देंगे। और वो किस शक्ल में होगा अभी ये कहना कबल वक्त है। ऐसे शहबाज शरीफ साहब क्या खेल खेल रहे हैं, वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, शहबाज शरीफ साहब ना समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब उनके छोटे भाई हैं। वो समझ रहे हैं जैसे वो हमजा से बात करते हैं इसी तरह वो लॉलीपॉप दे देंगे नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बनाया हुआ है, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को नहीं बनाया। नवाज शरीफ ये सारी खेल बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। जो शहबाज शरीफ ने उनके साथ कर दी है ना, ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और उनसे ज़्यादा कौन अच्छी तरह समझता है, जिनको एक वज़ीर आज़म के तौर पे पोर्ट्रे किया गया, फिर वापस ला के खामोशी के साथ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि बग़ैर किसी ऐलान के उनको साइडलाइन कर दिया गया। देखते ही देखते, चुटकी बजाते ही, विद इन 2 और 3 डेज़ वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं थे, किसी को पता ही नहीं चला, ना ऐलान हुआ, ना इजलास हुआ, ना कुछ और हुआ, चुप करके साइड पे कर दिया गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब जिन पे गुजरी, जिनको वज़ीर आज़म के तौर पे बस हलफ उठाने की देर थी, उनको तो पता था ना कि ये मेरे सामने। लेकिन वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनको महज बहलावा दे रहे हैं। और इस तरह नवाज शरीफ साहब से बात करना आसान नहीं है। वो मेरे ज़हन में बहलावे से याद आ गया, मियाँ भी शेख साहब अपनी बीवी को लेके एक होटल के सामने से गुजरते हैं। जब गुजर जाते हैं ना आगे, तो वो कहती है, बीवी कहती है, वो शौहर कहता है, शेख साहब कहते हैं कि ओए होए 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 क्या खुशबू थी तिक्कों की और कबाबों की, ओए होए होए होए। बीवी कहती है हाँ ओए कितनी ज़बरदस्त थी। कहते हैं तुम्हें अच्छी लगी खुशबू कबाबों की? तो बीवी बेचारी पता नहीं 6 दिन से साग खा रही थी बेचारी, और कहती है हाँ हाँ बहुत ज़बरदस्त खुशबू थी। तो शेख साहब कहते हैं चलो आओ फिर दोबारा उस होटल के सामने से गुजार दोबारा उस होटल के सामने से गुजरते हैं, एहसान अजीम करते हैं शेख साहब। तो शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ साहब के साथ यही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहन में रखें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो शेख साहब की बेगम नहीं है जो टहल जाएंगे बहल जाएंगे। सर, शहबाज शरीफ साहब बयान भी बड़े अजीबोगरीब दे रहे हैं आजकल, जो गुस्से में, और समझ नहीं आता। अच्छा, उनका मुझे नहीं पता कि उनके इस बयान का सायाक़ व सबाक़ क्या है, लेकिन मैंने टिकर चलता हुआ देखा तो मुझे हंसी भी आई और हैरत भी हुई। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब का टिकर ये चल रहा था कि हम अवाम के वोटों से आए हैं, हम सिर्फ अवाम को जवाब दे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ये बात किसको सुना रहे थे। मैंने तो वो टिकर ही देखा है, पता नहीं वो किसको कह रहे हैं, क्या उनके बयान, क्या आगा पीछा क्या है, सायाक़ सबाक़ क्या है, पता नहीं। वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे थे, अपनी पार्टी को कह रहे थे, पीपल्स पार्टी को कह रहे थे, या खुद को लाने वालों को कह रहे थे, या पीटीआई को कह रहे थे, किसको कह रहे थे कि हम अवाम के वोटों से आए, हम सिर्फ अवाम के सामने जवाब दें। वैसे तो ये बयान खुद एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है दोनों हवालों से, पहला हिस्सा भी और दूसरा हिस्सा भी। और शायद वो इस हवाले से भी है कि मतलब अभी तक उनको खुद यकीन नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि अभी तक उनको खुद यकीन नहीं आ रहा, और वो किसी न किसी अंदाज में अंदर से उनका कोई गिल्ट है जो बताने पे मजबूर कर रहा है कि जनाब हम अवाम के वोटों से आए हैं। और बंदा अपने घर के बाहर बगीचे में बैठा होता है तो करीब से एक और दोस्त गुजरता है, तो वो उससे पूछता है कि जनाब खैर है, बाहर बैठे हुए। कहते हैं नहीं मेरी बीवी ने मुझे घर से तो नहीं निकाला, मेरी बीवी तो मेरी बड़ी इज्जत करती है, मेरी बीवी मुझे घर से निकालने का सोच भी नहीं सकती। कहते यार मैंने तो पूछे नहीं तुम्हें क्या हुआ है। तो यही शायद अंदर लगता है मेरे शहबाज शरीफ साहब के कोई अंदर का गिल्ट है जो उनको
टिकने नहीं दे रहा। अच्छा, लेकिन ये जो अच्छा फिर आज आप देखें भाईजान, जो सबसे मुझे अफसोसनाक मनाजर देखने में आए वो अदालत के बाहर जिस तरह से हुसैन नवाज और हसन नवाज पेश हुए हैं और टीवी पे जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया गया, टीवी पे जो कंट्रोल चैनल्स हैं, वैसे तो सारे ही हैं, वो उन्होंने जिस अंदाज में हाथ है बिल्कुल इतना इतना ही उनको दिखाया गया। साथ वो तारिक साहब है इस्लामाबाद वाले, वो थे और दोनों भाइयों ने यूं 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 करके, अब ये यानी उनको आप देखते और जैसे वो हाथ हिला रहे थे तो यूं लगता था कि जैसे वो अवाम के समंदर की तरफ देख के हाथ हिला रहे हैं, जैसे वो कोई इमरान खान का वो मीनारे पाकिस्तान वाला जलसा है, या जो जब वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे उस वक्त अवाम का हजूम था, या बेनज़ीर जब 86 में आई थी तो उस वक्त अवाम निकली हुई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। तो मैंने फिर पता करने की कोशिश की कि कितने लोग थे वहाँ पे। आप यकीन करेंगे कि एक बंदा भी वहाँ पे नहीं था, एक सिंगल आदमी नहीं था। बाकायदा फोटो शूट किया गया हुसैन नवाज और हसन नवाज के ये इस तरह हैंड वेव करने को, बाकायदा उन्होंने इस तरह हाथ लाया कि जैसे इधर उधर जो है वो कुछ 10 लाख लोग इधर है, 10 लाख लोग इधर है, जो अपने कायदीन के साहबजादों का मतलब यार इंतहा है अच्छा, सारी। आप ईद वाहिद थे जो कह रहे थे कि खान साहब के ऊपर जो मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है उसका कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि उनको उठा लिया जाएगा। नहीं, मैंने ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि ये जो पाबंदी लगाई गई है ये इमरान खान साहब को कहीं शिफ्ट करने की तैयारी है। तो अगर ऐसा होता तो उसके लिए पाबंदी लगाने की क्या ज़रूरत थी? एक कैदी को उठा के कहीं पे शिफ्ट करना, उसके लिए क्या मुश्किल है? हुकूमत के लिए, सरकार के लिए, मशीनरी के लिए ये क्या मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं। बिल्कुल रात की तारीकी में भी काम हो सकता है और दिन के उजाले में भी ये काम हो सकता है। और वो एक बंदे ने रजिस्ट तो नहीं करना ना, आप उसको घेर घार के जहाँ मर्जी ले जाए, पाकिस्तान के जिस लेकर नहीं गए, हजारों कैदियों को इसी तरह लेकर नहीं गए, अपने अदालती अहकामात के बावजूद लेके गए। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है इस बात पे विजिलेंट रहना चाहिए पीटीआई के कारकुनान को भी, पीटीआई के हमदर्दों को भी, कि उनकी जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। लेकिन मेरी बिल्कुल 100% ज़ाती राय ये है कि इमरान खान साहब को जानी तौर पे कोई खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाना जो है वो इस मुल्क के, मतलब मैं खाक में बदहन मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन वो इस मुल्क के साथ ये आखिरी खेल होगा फिर इस मुल्क के साथ जो खेला जाएगा। इसलिए ये कोई इतना आसान नहीं है, सिर्फ इस मुल्क के साथ नहीं बल्कि जो कोई भी ये हरकत करने की कोशिश करेगा, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। और इमरान खान इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, वो कोई बिजली का ख़राब जनरेटर नहीं है जिसको आप उठा के यहाँ से वहाँ रात की खामोशी में रख देंगे। और मेरा ख्याल है कि अब भाईजान मैं सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के हाथों हुकूमत है, मीडिया, सारे लोग, हम जितने भी हैं ना, जितने भी लोग इस खेल में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हिस्सेदार हैं, उनको अब सोचना चाहिए कि ये जो पूरा खेल है ये वतन अज़ीज़ को एक ऐसे दहाने पे ले गया है जहाँ से अभी भी होश के नाखून ना लिए गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। वापसी का सफ़र तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और अगर एक कदम भी आगे तबाही की तरफ बढ़ाया गया, इस धाने के से आगे कदम आपने उठाया तो फिर वापसी नामुमकिन हो जाएगी। और मेरी आज की आखिरी बात भी इसी से जुड़ी हुई है। कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं, कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं, मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है, हम लोग हैं अज़ाब इलाही से बेखबर, ए बेखबर अज़ाब इलाही यही तो है। क्या बात। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।